हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, 5th चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर के लिए मैंने 2 लेक्चर बनाया हुआ है। आप दोनों लेक्चर देखो, समझो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उससे ज्वाइन हो सकते हो और मुझे कोई भी डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर। इसके बाद आपका केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स को देखा नहीं है तो पहले जाकर उसको देखो, समझो, ताकि फिर ये चैप्टर्स में थोड़ा और आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। In class 9, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compound and mixture, and the elements contain atoms of only one type. ठीक है, हमने जो भी देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड वो सब एक ही टाइप के रहते हैं। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? कितने एलिमेंट्स मिल चुके हैं? तो 118 याद रखना है। 118 एलिमेंट अभी तक हमें पता है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, जाहिर सी बात है। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 94, ठीक है, 118 में से 94 आर नेचुरली अकरिंग। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। अब जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स मिलते चले गए तो साइंटिस्ट को क्या हुआ कि सबकी प्रॉपर्टी देखनी थी, कौन सा एलिमेंट कैसा है, किस टाइप का है, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या कैसा दिखता है। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल डेट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। ठीक है, और उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उनको अरेंज किया जाए। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन दियर प्रॉपर्टी। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ पैटर्न ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, कौन सा गैस स्टेट में है, या कौन सा मेटल है, कौन सा नहीं नॉन मेटल है, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ एज। देखते क्या दिया है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, अगर आप दुकान में जाओगे तो क्या होगा, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. किसी भी दुकान में, किसी भी शॉप में जाओगे या बड़े मॉल में जाओगे तो हर चीज़ अरेंज करके रहता है। Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. और सोप में भी अलग अलग सोप रहेंगे, अलग अलग कंपनी की सोप रहेगी। बाथिंग का सोप रहेगा, उसमें भी अलग अलग कंपनी रहेगी। वॉशिंग सोप है, उसमें भी अलग अलग कंपनी रहेगी। तो सबको अरेंज करके रखा हुआ रहता है। Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties. तो साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या किया कि प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सोचा रखने को, एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ आउट ऑफ केओस। तो देखते हैं क्या किया उन्होंने, कैसे रखा। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द नोन एलिमेंट्स एज। तो सबसे पहला जो है, याद रखिएगा, सबसे पहला जो उनका अटेम्प्ट था कि सबसे पहले चलो मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग रख दिया जाए। तो ये सबसे पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद फिर आगे लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। तो देखते कैसे कैसे किया। पहले तो मेटल नॉन मेटल में कर दिया, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखा। तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाया, कैसे किया। इन द ईयर 1817, जॉन एंड वोल्फगैंग डोवेर्नियर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। तो इन्होंने क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स ऐसे जिनका सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसे प्रॉपर्टी रहेंगे, उनका ग्रुप एक जैसा, एक ग्रुप में डाल देंगे। फिर उठाया कुछ एलिमेंट्स, उनका एक जैसा ग्रुप है तो एक ग्रुप में डाल दिया।
ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। तो इसने जो ग्रुप बनाया था उसमें कितने एलिमेंट्स लिए इसने, तो 3 एलिमेंट्स लिए। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप एज ट्रेड्स। तो उसने जो ग्रुप का अपना नाम दिया वो क्या है, ट्रेड्स नाम है। डोवेनियर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। तो ये जो पूरी लाइन है डोवेनियर के बारे में उसने क्या किया, तो ये पूरा लाइन आपको याद रखना है कि क्या, यहाँ से पूरा अंडरलाइन कर लेना है कि when the 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average atomic masses of the other 2 elements। तो ये पूरा अगर डोवेनियर के बारे में पूछा कि उसने कैसे क्या किया, तो यही 3 लाइन उठा के छाप के आ जाना है, पूरे यही पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो उसने क्या किया, जो 3 एलिमेंट्स थे ग्रुप में, जैसे आप देख सकते हो नीचे 3 ऐसे ऐसे उसने रखे थे, तो किसी फर्स्ट और थर्ड का मास को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो उसका, तो थर्ड वाले के मास के इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी समझाया है, आप यहाँ से इजीली समझ जाओगे कि लिथियम का 7 होता है मास, पोटासियम का 39 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 46 आ गया। फिर उसका एवरेज निकालना है, तो 2 चीज़ों की एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आगे हमारा आंसर 23। तो 23 किसका मास है, सोडियम का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, मतलब फर्स्ट और थर्ड का मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो बीच वाले का आ जाएगा। यहाँ भी कुछ उन्होंने समझाया भी है उसी तरीके से कि फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तीनों ले लिया, ठीक है, उनका मास इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ 6.9 है, मैंने राउंड फिगर लिया था। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास लिथियम एंड पोटासियम, तो ठीक है 7 और 39। हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास, तो ठीक है मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया कि किस तरह से उन्होंने निकाला हुआ है। गिवन बिलो 5.1 एक टेबल दिया, आर सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे आपको ध्यान रखना है कि इस साइंटिस्ट ने जो भी एलिमेंट्स अपने ग्रुप में रखे थे उन एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी एक और रूल था कि एवरेज वाला रूल, ठीक है, तो डोवेनियर ने यही काम किया था। तो कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दिस ग्रुप्स डोवेनियर ट्रेड्स, तो यहाँ पे ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, आप ऐड कर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके डिवाइड करोगे तो आपको मैच करेगा। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोवेनियर ट्रेड्स, तो ये डोवेनियर ट्रेड्स है। अब ये डोवेनियर के बारे में उसने पूछा, समझा दिया, लेकिन आज की डेट में हम लोग डोवेनियर का टेबल नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, तभी तो नहीं पढ़ते ना। क्या ड्रॉबैक्स है, डोवेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उसने 3 का ही ग्रुपिंग बनाया था। फाइनली उसके कुछ जब और भी एलिमेंट मिलते गए तो उसके ग्रुप में फिट नहीं हो रहे थे, बड़े बड़े मासेस के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम थे। यहाँ पे मैंने 2 आपके लिए लिखा हुआ है। पहले ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्राइड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के लिए फिट नहीं हो रहा था इसका ट्राइड्स। दूसरा, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स एट दैट टाइम, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ही आप देख लो, तो वो नहीं हो रहा था। तो इस तरह से इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं, आप लिख सकते हो, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका ड्रॉबैक्स क्या था, क्यों नहीं आज के टाइम में ये फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डोवेनियर हो गया। दूसरा साइंटिस्ट अब आया। अब बहुत लोगों ने जब डोवेनियर ने देखा उसने जब ऐसा कुछ अप्रोच लगाया तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो जब डोवेनियर का फेल हो गया तो उसी समय उसके कुछ सालों बाद डोवेनियर के बाद आपको आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी कुछ अलग तरीके से रखा है, देखते क्या किया इसने फिर। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोवेनियर इनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। तो जिस बेसिस पे डोवेनियर ने काम किया था उसी बेसिस को एक बेस मानकर सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। कैसे? तो उसने एटॉमिक मास पे काम किया था, तो बाकी लोगों ने भी एटॉमिक मास पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया और उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेन आपका एटॉमिक मास पे ही था। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ। इसने भी क्या किया था, इसने भी वही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से लिया।
जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे लेना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, उस समय हाइड्रोजन लोएस्ट था, एंड एंडेड द थोरियम। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक गया, क्योंकि उस समय 56 ही एलिमेंट थे। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो ये चीज़ याद रखना है कि एवरी 8 एलिमेंट्स हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, कि जो भी इसका था देखेंगे क्या था, उसने बताया कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। अब ये एक तरह से ऑक्टेव्स उसने बनाया, ठीक है। ऑक्टेव्स क्या मतलब कि म्यूजिक में जैसे होता है, जैसे म्यूजिक में क्या होता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में ही है। देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने जो 8 का ग्रुपिंग किया था उसका नाम दे दिया इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दोनों नाम याद रखना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम, ठीक है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी, तो डोबर्नियर में भी था, और फाउंड टू बी सेम। सोडियम इज द 8 एलिमेंट। अब इसने सोडियम को कहाँ पे रखा था, तो 8 एलिमेंट पे रखा था, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, तो लिथियम होगा, इसीलिए इज द 8 एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, उसका भी क्या था, रिचेम्बल ईच अदर। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो यहाँ पे एक पार्ट इन्होंने दिया हुआ है छोटा सा, तो ये आप देख सकते हो यही उसने बनाया था। इसने क्या किया, वो म्यूजिकल नोट्स कहने का मतलब है उसने सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर 8वें नंबर पे है तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, तो दोनों मैच करेगा। अगर सोडियम ले रहे हो तो लिथियम होगा, तो ये दोनों मैच करेगा। अगर मैग्नीशियम 8वें नंबर पे है तो पहले नंबर पे बेरिलियम है उसके लिए, तो ऐसे ऐसे मैच कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने दिया है आर यू फैमिलियर विद द म्यूजिकल नोट्स। तो हाँ, वो सारे गामा पाधा नी सा वो तो पता ही है आपको, और डोरे मी फा सा वो जिन्होंने दिया हुआ, बस वही यहाँ पे इन्होंने समझाया, तो उसी के बेसिस पे उसने लिखा, ऐसा बनाया हुआ है। अब ये तो उसने अपने सारे चीज़ें बता दी कैसा क्या हो रहा है। आगे देखते इसने क्या बोला कि अब इसके भी ड्रॉबैक्स होंगे। आज के डेट में हम ये टेबल थोड़ी ना फॉलो करते हैं, ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल नहीं है, पर क्यों नहीं है, तो कुछ तो ड्रॉबैक्स होगा, देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स है। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium. कैल्शियम तक ही इसका फॉलो हो रहा था, पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका कैल्शियम, यहीं तक इसका फॉलो हो रहा है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम थी, ऐसा कह सकते हो आप। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट आता था तो उसके फर्स्ट के जैसा उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करता था। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. अब न्यूलैंड ने ऐसा मान के चला कि 56 ही एलिमेंट है और आगे कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो मेरा ही टेबल सबसे अच्छा टेबल है, इसी को सबको मानना पड़ेगा। ऐसी उसकी मिथ थी, कह सकते हो। उसने ऐसा ही सोचा था कि नहीं अब कुछ तो मिलेगा नहीं, तो यही सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको पता है आज की डेट में तो 118 एलिमेंट है। But later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तो उसने तो जब ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि 56 एलिमेंट है, इसके बाद हमें कुछ तो मिलने वाला नहीं है, बट ऐसा नहीं था। आगे जो भी एलिमेंट्स मिलते चले गए वो तो मिले ही, डिस्कवर हुए ही, और साथ में इसके टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। In order to fit elements into his table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot. अब ये सेम स्लॉट आपको वर्ड याद रखना है कि न्यूलैंड ने क्या किया था, 2 एलिमेंट, कहीं कहीं पे आप देखोगे 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा था। कहाँ पे है वो, तो देख सकते हो कोबाल्ट और निकल को उसने रख दिया था, यहाँ भी उसने रखा है सेरेलियम को। अब 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, तो सेम स्लॉट वर्ड याद रखना है, यही लिखना है। बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। अब कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी उसने रखा था, कैसे, तो यही आप देख सकते हो कि फ्लोरीन क्लोरीन आपकी क्या है, वो अलग है, मतलब नॉन मेटल है, कह सकते हो हैलोजेंस है। अब कोबाल्ट आपका मेटल है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि अनलाइक मेटल्स को भी उसने रख दिया है। नोट डैट कोबाल्ट एंड निकल आर, तब ये दिखाया ना मैंने कि नोट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ रख दिया गया है, तो कोबाल्ट के नीचे फ्लोरीन है।
क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है, विच आर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। तो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज अलग है, क्लोरीन ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज अलग है, तो एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, हाँ आयरन जो है वो कोबाल्ट निकल की जैसी प्रॉपर्टी का है, मतलब मेटल है, बट वो कहीं और ही रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन कहाँ रखा है उसने, तो यहाँ पे रख दिया लास्ट में, और कोबाल्ट आपका यहाँ पे। ये क्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्या कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम थे उसके टेबल में। हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। अब जब बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये फिट ही नहीं हो रहा था, अब इररेलीवेंट हो गया, उसका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया टेबल। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विथ लाइटर। लेकिन हमें ये कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स का ये चीज़ बस याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि न्यूलैंड का जो टेबल है या जिसने जो बनाया था ऑक्टेव्स, वो किसके साथ फॉलो होते हैं, कैसे एलिमेंट के साथ फॉलो होते हैं, तो लाइटर एलिमेंट के साथ ही फॉलो हो सकता है अप टू कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपका एटॉमिक नंबर 20 है, तो वहीं तक फॉलो हो सकता था, उसके बाद हेवी एलिमेंट के साथ नहीं फॉलो हो रहे थे। तो दो साइंटिस्टों ने अपनी अपनी तरीके से बताया, अपना अपना अप्रोच दिया। तीसरा जो साइंटिस्ट है वही मेन साइंटिस्ट है, इसने कहो कि पीरियोडिक टेबल को 90% तक करेक्ट करके दिया था, सब कुछ अच्छे से बताया था। कौन सा साइंटिस्ट है, तो मेंडलीव। Even after the rejection of Newton law of octaves, many scientists continue to search for pattern that correlated the property। अब इस दो साइंटिस्ट के प्रॉपर्टीज फेल हो गए, ऑक्टेव्स फेल हो गए। आपके बुक में तो दो ही साइंटिस्ट का दिया है, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिनका फेल हो गया था, लेकिन चलो यहाँ तो दो ही दिया, तो यहाँ इस हिसाब से क्या दो साइंटिस्ट के फेल हो गए, तो सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। देखते हैं, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो मेंडलीव को सबसे ज़्यादा क्रेडिट गया है। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो अब आज के डेट में पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा जाता है, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही है। ऑफ द एलिमेंट्स wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass and also on the similarity of chemical properties। तो इसने क्या दिया, इस बाकी लोग तो सिर्फ एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टी देख रहे थे, इसने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा था। एटॉमिक मास की बाकी लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास देखते थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते थे और अरेंज कर देते थे। इसने एक नया चीज़ देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों के अलावा। तो देखते हैं क्या किया इसने, कैसे किया। When Mendeleev started his work, देखो अभी था ना पिछला वाला साइंटिस्ट क्या बोल रहा था, 56 ही एलिमेंट रहेंगे, देखो इसी के टाइम में 63 हो गए। वर नॉन ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड द, तो पहले उसने रिलेशनशिप कैसे निकाला, तो रिलेशनशिप तो देखा उसने, एटॉमिक मास तो देखा ही देखा, फिजिकल भी देखा, और साथ में उसने अब नया केमिकल भी उसने देखा, जो केमिकल जिसने किसी ने नहीं देखा था। तो ये इसका नया था, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स के अच्छे से देखे, रीड किए, समझे। अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उसने क्या देखा कि जो भी वो एलिमेंट्स को अपने ग्रुप में डालना चाहता था, तो उन सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाता है। ठीक है, जैसे कार्बन है तो CO2 कंपाउंड हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट हुआ। कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ, जैसे CH4 मीथेन, तो कैसे बनाया। तो इस तरह से उसने कंपाउंड्स के फॉर्म में भी देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों देखा, तो वो बहुत रिएक्टिव है इसीलिए। एंड फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट हो जाता है। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, जो फॉर्मूला बनेंगे वो हाइड्राइड्स में बनेगा या तो ऑक्साइड्स में बनेगा। फाउंड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज। और ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जो उसने देखा, ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज माना जा रहा था किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। ही देन टुक 63 कार्ड्स। अब उसने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। ठीक है, याद रखना है क्यों लिए 63 कार्ड्स, तो आपको पता चल ही गया होगा कि 63 एलिमेंट्स थे, इसीलिए 63 कार्ड्स उसने लिया। एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट, और हर कार्ड पे हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखता चला गया। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो सेम टाइप के प्रॉपर्टीज़ थे उनको सॉर्ट कर लिया कि ये पहले टाइप की प्रॉपर्टी है, ये 4 एलिमेंट इधर आ गए,
ये दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी है, इसमें 6 एलिमेंट आ गए, इसमें 10 एलिमेंट, ऐसे ऐसे उसने सबको सॉर्ट कर लिया। एंड पिंड द कार्ड्स टुगेदर ऑन ए वॉल, और एक वॉल पे उसने ऐसा लगा दिया। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट ए प्लेस इन ए पीरियोडिक टेबल। अब उसने देखा कि यार ये तो ग्रुप जैसा बन गया, एक टेबल जैसा बन गया, कि ये प्रॉपर्टी जैसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर, और साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ चुके थे वो लोग लगभग। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो उसने देखा नहीं था, उसने तो सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे अरेंज किया था। उसने जब अरेंज करने के बाद देखा कि ऑटोमेटिक वो लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे आ गया, तो उसका कॉन्फिडेंस डबल हो गया कि नहीं यही सही है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स ए पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और साथ में जो रेकरेंस हो रही थी एक ही ग्रुप में, वो एक जैसे ही हो रही थी इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ, उसने एक पीरियोडिक लॉ बनाया। क्या कहता है इसका, आपको याद रखना ये सिर्फ पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। आगे चल के एक और पीरियोडिक लॉ आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ पीरियोडिक लॉ है, या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाएगा इसको। तो क्या पीरियोडिक लॉ कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, इस एटॉमिक मास के हिसाब से इसने बताया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स, अब उसके वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको इसने नाम दिया था ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको इसने नाम दिया था पीरियड्स। देखते हैं, तो आप ये टेबल देख सकते हो, यही था मेंडलीव का, इतना बड़ा टेबल उसने बनाया था, अच्छा खासा टेबल है। इधर आपके पीरियड्स दिए हैं 1 2 3 4, इधर ग्रुप है 1 2 3 4 8 ग्रुप्स हैं। ऑक्साइड है R2O, RO, R, ये R के जगह कोई भी आप एलिमेंट नीचे से उठा के डाल, जैसे हाइड्रोजन उठाया तो क्या बन जाएगा H2O, और हाइड्राइड के लिए RH है, तो हाइड्रोजन उठाया तो HH मतलब H2। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट इन ऑक्साइड के R के जगह पे नाम आप रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो, और हाइड्राइड के भी जगह पे R के जगह पे इन एलिमेंट्स को आप प्लेस कर सकते हो, तो उसका एक नया ऑक्साइड और हाइड्राइड बन जाएगा। जैसे कार्बन के लिए आप देख सकते हो, कार्बन को उठा के R की जगह डाल दो, क्या बन जाएगा CO2, और इस R की जगह डाल दोगे तो CH4। मीथेन जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पूरा एक ही वीडियो है उसका, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, तो थोड़ा आपको आइडिया भी मिलेगा। तो इस तरह से उसने रखा था। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वही चीज़ ने लिखा था, इन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम द लेटर R इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट्स। R के जगह हम कोई भी एलिमेंट को उठा के डाल सकते हैं, तो वहाँ से हमें उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे एग्जांपल CH4 है RH4 की जगह, CO2 है RO2 की जगह, ऑक्साइड और हाइड्राइड। नेक्स्ट इसका अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या है कि वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल there were a few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि कभी कहीं आप देखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे वैंडियम और क्रोमियम है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए था 50.94 और 50.20, तो 50.20 तो पहले आना चाहिए, 94 वाला बाद में आना चाहिए था। जैसे कोबाल्ट और निकल में भी 58.93 है, 58.71 है, इसको भी पहले आना चाहिए था। तो इसी के बारे में वो कहना चाहता है कि कहीं कहीं टेबल में आप देखोगे ही हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास, बड़े वाले एटॉमिक मास, स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, स्लाइटली एटॉमिक ग्रेटर मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। अब उसने ये उल्टा क्यों किया, इन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से रखना चाहता था, ऐसा और कुछ नहीं है बस। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसने इन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसे रखना था। एग्जांपल में कोबाल्ट और निकल मैंने बता ही दिया। उसने पूछा भी है कैन यू फाइंड आउट वन मोर, तो हाँ वही मैंने आपको वैंडियम और क्रोमियम का भी जस्ट दिखाया ना यहाँ पर, ये वाला, ये अंडर, ये मार्क कर लीजिएगा, आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के टेबल में आप देखोगे कहीं कहीं आपको गैप दिखेगा, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ गैप है, इधर गैप है, बहुत जगह आपको गैप दिख रहे होंगे, इधर गैप है। तो ये जो गैप इसने रखा, क्यों रखा, उसके बारे में इसने क्या कहा, तो इंस्टीड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट
Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. ठीक है, तो इसने क्या किया, अब ये ऐसा नहीं कह रहा था कि हाँ अब ये कोई एलिमेंट और नहीं मिलेंगे, मेरे जो है वही सही है। इसने बोला कि नहीं, आप डिस्कवर करो, खोजो, नए नए साइंटिस्ट को बोला उसने, आप खोजो और भी एलिमेंट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने गैप रखा हुआ है। मेंडलीव ने अब उसने क्या किया, जो गैप रखे थे उस गैप पे भी उसने खुद से वहाँ के एलिमेंट्स के नाम रख दिए थे, संस्कृत नेम जैसे एका से रखा था उसने, कि द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। फॉर इंस्टेंस जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये डिस्कवर्ड हुए थे बाद में, इसकी टेबल बनाने के बाद में, लेकिन इसने नाम पहले इन तीनों का नामकरण कर दिया था। कैसे किया था नामकरण, सिमलेट जैसे एका बोरॉन, ये नाम याद रखना आप, एका बोरॉन नाम उसने रखा था मेंडलीव ने, लेकिन बाद में जब स्कैंडियम आया तो नाम उसका चेंज हो गया, जाहिर सी बात है एका बोरॉन थोड़ी ना नाम रखेंगे। तो एका बोरॉन याद रखिएगा किसके लिए था, स्कैंडियम के लिए। उसने एक और नाम रखा एका एल्युमिनियम, उसके जगह पे हमारा गैलियम मिला, सेम उसी प्रॉपर्टीज़ का जैसा उसने बोला था, और एक एका सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह पे। तो जैसे उसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स मिलेंगे, ऐसा ऐसा उसका मास हो सकता है, वैसे ही एलिमेंट्स मिले। अलग बात है कि उनका नाम फिर चेंज हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम, कि एका एल्युमिनियम जो उसने प्रिडिक्ट किया था और उसके जगह पे मिला हमारा गैलियम, जो कि उसके नाम से रिप्लेस कर दिया गया था। उसकी प्रॉपर्टीज उसने बोला कि आप अगर ध्यान से देखो तो एटॉमिक मास देखो, मेंडलीव ने बोला था कि एका एल्युमिनियम की मास 68 होनी चाहिए थी, 68 होगी कहने का मतलब है, होनी चाहिए था जो भी। गैलियम जब मिला तो 69.7 हुआ, तो कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ, क्लोज था वो। बाकी उसने ऑक्साइड और क्लोराइड का जो फार्मूला बताया कि E2O3 ECl3, तो देखो Ga2O3 और GaCl3, मतलब फार्मूला ऑक्साइड और क्लोराइड का सही था। तो अब जो ये चीज़ उसने ये किया था, प्रिडिक्ट किया था, और वो कुछ सालों बाद जाके जब सही हुआ, दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से उसका टेबल करेक्ट भी हुआ, यूजफुल भी हो गया। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रिडिक्शन, तो यह उसकी प्रिडिक्शन की सक्सेसफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी एक तरीके से। डेट लेट्स केमिस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट ना ही उसके टेबल को एक्सेप्ट किए बल्कि उसको आज भी याद किया जाता है। रिकॉग्नाइज हिम एज द ऑरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑन विच इट इज़ बेस्ड, ठीक है, इसलिए उनको याद किया जाता है। अब नोबल गैसेस की बात करते हैं। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो रहते हैं हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, ये बहुत लेट से मिले थे, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन। ये कैसे थे, इनको इनर्ट गैस इसीलिए कहा जाता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, लो कंसनट्रेशन में होते थे, इसलिए जल्दी मिले नहीं थे, बहुत लेट से मिले थे एटमॉस्फेयर में। One of the strength of the Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group. तो ये याद रखिएगा, जब ये मिले भी तो मेंडलीव के जो एग्जिस्टिंग टेबल था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये नए टाइप के एलिमेंट्स थे तो इनके लिए एक नया ग्रुप ही बना दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो ये भी फ़ायदा हो गया मेंडलीव का, इसलिए मेंडलीव का टेबल ऐसा याद किया जाता है। लेकिन फिर भी एट लास्ट हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आज की डेट में नहीं पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो इसका भी ड्रॉबैक होगा, देखते हैं क्या है इसके ड्रॉबैक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजन्स। अब हाइड्रोजन का एक विचित्र ही उस टाइम पे कैरेक्टर था। कैसा कैरेक्टर कह सकते हो आप, कंबाइंस विथ हैलोजन्स, वो किसी के साथ कंबाइन हो जाता था, हैलोजन के साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हो गया, सल्फर के साथ हो गया, किसी के साथ भी वो हो जा रहा था, कहने का मतलब है सल्फर के साथ भी हो जाता था। टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन द एग्जाम्पल्स हियर, जैसे देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड H2O H2S ऐसे ऐसे उन्होंने बना दिए हैं। On the other hand, just like halogens, hydrogen also exists as a diatomic, साथ में हाइड्रोजन डायटोमिक में फॉर्म में हो जा रहा था,
जैसे हैलोजेंस होते थे हमारे मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो वो कोवैलेंट कंपाउंड ही बना लेता था मेटल के साथ नॉन मेटल। कोवैलेंट कंपाउंड मैंने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया हुआ है, कार्बन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे थोड़ा अगर समझ में ना आए तो वो वीडियो ज़रूर देख लो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, कैसे है। तो ये हाइड्रोजन का प्रॉब्लम था, वो समझ नहीं पा रहा था मेंडलीफ भी कि हाइड्रोजन का क्या किया जाए, कहाँ प्लेस किया जाए। वो कभी इसके साथ मेटल के साथ मैच हो जाए, कभी नॉन मेटल के साथ मैच हो जाए, कभी हाइड्रोजन के साथ ग्रुपिंग कर ले, कभी वो डायटोमिक बन जाए। तो थोड़ा मेंडलीफ को इसके बारे में आइडिया नहीं था। मतलब कहने का क्या कि सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं कहा जा सकता था इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, ये फर्स्ट ड्रॉबैक कह सकते हो, लिमिटेशन कह सकते हो ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो पहला आपका ये हो गया, ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन। तो इस तरह से उसने हाइड्रोजन का कोई करेक्ट पोजिशन नहीं बता पाया। सेकेंड, कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब मेंडलीफ के प्रपोज करने के बहुत सालों बाद आइसोटोप्स मिलने लगे। अब आइसोटोप्स क्या होते थे, तो आपने 9th में आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाला है कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइसोटोप्स होते क्या है भाई, तो उनका मास तो अलग अलग है। मतलब अगर आप ग्रुपिंग करोगे तो छोटा मास वाला पहले आएगा, उसके बाद बड़ा मास, उसके बाद बड़ा मास, मतलब आप अलग अलग इनको रख रहे हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है। तो फिर अलग अलग कैसे रख सकते हैं, साथ में रखना पड़ेगा। तो अलग रखे कि साथ में रखे, कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा था मेंडलीफ के टेबल के हिसाब से। जैसे कार्बन की ही बात करें, कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, अलग अलग इसका आइसोटोप्स है। तो इनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर मैं इन तीनों को अलग अलग ग्रुप में डाल दूँ तो चलो ठीक है, वो तो डाल सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, फिर वो प्रॉब्लम देने लगेगा, सबको साथ में रखना पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रहा था मेंडलीफ के टेबल के नाम से, हिसाब से कह सकते हो। जैसे इन्होंने क्लोरीन का ये बोला है कि कंसीडर द आइसोटोप्स क्लोरीन, जैसे क्लोरीन भी दो आइसोटोप्स है 35, 37। और ड्यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स, अलग अलग स्लॉट में रखें क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग है, या फिर इनको साथ में रखा जाए क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये थोड़ा आइडिया मेंडलीफ के टेबल से नहीं मिल पा रहा था। तो आइसोटोप्स वाला थोड़ा चैलेंजिंग था मेंडलीफ का टेबल। Thus, isotopes of all elements poses a challenge to Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law का लिए challenge बन गया isotopes. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner. दूसरी चीज़ ये भी सबसे याद रखना कि एटॉमिक मासेज जो होते थे वो रेगुलर मैनर में नहीं इंक्रीज हो रहे थे। जैसे अगर किसी एटम का एटॉमिक मास है 28 तो उसके बाद वाले का एटॉमिक मास है मान लो 32। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 28 और 32 के बीच में नया एलिमेंट होता भी है या नहीं होता है, कैसे पता चलेगा? क्या वो 29 है कि 30 है कि 31 है या 29.5 है, कौन सा वाला है? अब कितने मिलेंगे, कोई नया साइंटिस्ट ढूंढने जाए या ना जाए? तो ये सारा प्रॉब्लम था कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास नहीं होता। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, कि दो एलिमेंट के बीच में कितने और मिल सकते हैं। स्पेशली व्हेन वी कंसीडर हेवियर एलिमेंट्स, अगर हेवियर एलिमेंट में चले जाओ तो किसी का मास अगर 120 है तो उसके बाद वाले का सीधा मास 150 है, तो उसके बीच में तो बहुत ज़्यादा आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ये तीन इन्होंने, एक हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं था इसके टेबल से, मेंडलीफ के टेबल से। आइसोटोप्स का अरेंजमेंट नहीं पता चल पा रहा था, कहाँ रखा जाए, क्यों रखा जाए, कैसे रखा जाए। और दूसरा एटॉमिक मास का रेगुलर मैनर नहीं था। तो वो ध्यान में रखना है। ये तीन, इसको थोड़ा ये तो लिख ही लेना है, बट एग्जाम में आए तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है 3 पॉइंट्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आज का यहीं तक स्लॉट है, मतलब ये लेक्चर यहीं मैं एंड करूँगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का लेंथ भी ना बढ़े। आपको पता ही है अगर आप शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हो तो। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताओ। और मैंने क्या किया है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लिया है आप लोगों के लिए, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ भी जाके मुझे से जुड़ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में डाउट नहीं पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। या और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ,
अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है।